चिराग पासवान को कहा जाता है, खुद वो बताते हैं कि मैं मोदी जी का हनुमान हूँ। तो कल परसों में एक सवाल आपके आरसीपी सिंह जी से पूछा गया था, तो रामचंद्र का मतलब आप समझ सकते हैं, मतलब वो हनुमान नहीं है नीतीश। देखिए, मैंने तो जो देखा उसमें उन्होंने कहा कि मैं रामचंद्र हूँ, तो इसलिए मैं किसी का हनुमान नहीं हूँ। हर्षवर्धन जी हनुमान हैं क्या? मुझे अगर हनुमान अगर समझे आदरणीय नीतीश कुमार जी, तो मैं तो गर्वान्वित फील करूँगा अपने आप को। आरजेडी के साथ भी सरकार बनाए, कांग्रेस भी थी उसमें, क्या ऐसी कोई संभावना दिखाई पड़ी? बीच में तो बहुत हल्ला हुआ था कि आप कुछ सरकार बनाने की बात चल रही है। मैंने अभी आपको कहा कि ऊपर लेवल पे कोई गड़बड़ी नहीं है, तो हम क्यों किसी और ऑप्शंस को सोचें। भाजपा के साथ 2024 या 25 कब तक? देखिए, पहले भी नहीं टूट रही थी, आप लोगों ने कहा टूट रही है, अब आप कह रहे हैं कि नहीं टूट रही है, तो भी हम ही लोग गठबंधन की कहीं ना कहीं मर्यादा तो होती ही है, हमारे सिस्टम्स को कहीं ना कहीं रोकता है। लेकिन नीतीश कुमार जी एक ऐसा बहाव है जिनको रोक पाना बहुत मुश्किल है। आप देख रहे हैं, अग्रिम पथ को लेकर जो बवाल हुआ था, प्रदर्शन हुए थे, उसमें बीजेपी के नेता काफ़ी अपने को कमज़ोर महसूस कर रहे थे, वो उनका कहना है, और उनको सुरक्षा नहीं दी गई और नीतीश जी पर डायरेक्ट उन्होंने आरोप लगाया। आदरणीय जायसवाल जी के घर पे और उनके संस्थान पे पथराव हुआ था, इस बात का दुख था। हुआ क्या, उन लोगों को ये क्लियर कट समझ में आ गया कि ये बीजेपी ने किया है, तो बीजेपी के खिलाफ उन लोगों ने किया। बीजेपी कह रही है कि ये बात लोगों को पता नहीं है चली कि ये उनके लिए कितने फायदे का है, तो आपको बताना चाहिए पहले। कितनी ज़रूरत है जातीय जनगणना? बहुत ज़रूरत है उसकी, जातीय जनगणना की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जनगणना जाति पे हो ही नहीं रहा, मुझे पता ही नहीं कि जाति कितनी है और कितने जाति के फॉरवर्ड हैं, कितने फॉरवर्ड हैं, कितने बैकवर्ड हैं। नमस्कार, मैं हूं गोविंद ठाकुर। ओपन माइक में आपका स्वागत है। हम इस कार्यक्रम में आपको आज की जो प्रोग्राम है उसमें हम जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हर्षवर्धन सिंह से आपको मुलाकात करवाते हैं और उनसे बात करते हैं देश और बिहार को लेकर। हर्षवर्धन जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहला सवाल यही है कि आप और बीजेपी के बीच लगभग 15 साल के एक संबंध बन चुके हैं और सरकार आप लोग चला रहे हैं। सरकार कैसी चल रही है, पहले अच्छी या बाद में? देखिए, 15 साल नहीं, ज़्यादा दिनों से हमारी और बीजेपी की, जब हमारी सरकार बिहार में नहीं थी तभी हमारी सरकार, हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करते थे और देश में हमारा सरकार में हम लोग साथ थे और बड़ा अच्छा सा कोऑर्डिनेशन था, कभी कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। और आज के दिनों में भी अभी ऊपर लेवल पे कोई है नहीं, नीचे के लोग, जो नेता लोग जो भी जिस तरह का बयानबाजी करते हों उस पर मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन ऊपर लेवल पे जब भी बात होती है बड़े आराम से, बड़ा अच्छे तरीके से होती है, कोई दिक्कत होती नहीं। बिल्कुल। 2014 से पहले का बीजेपी और अभी के बीजेपी में काफ़ी अंतर देखा जा रहा है। खासकर मैं केंद्र की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो स्टेट के लीडर हैं उसमें जुबानी जंग काफ़ी तेज हो गए हैं। देखिए, बहुत मेच्योर्ड लोग जो थे पहले 14 के पहले वाले या 14 बाद तक में, तो मेच्योर्डनेस थी, लोग लीडर्स थे, वो लोग अब ऊपर आ गए हैं, दिल्ली आ गए हैं, कुछ नए लोग हैं, तो जिसका जिस तरह की स्थिति होती है, जितनी सीख, जितने समझ होती है, उस हिसाब से बात करते हैं। बिल्कुल, लेकिन जो सामंजस्य होनी चाहिए थी उसमें कमी दिखाई पड़ रही है। खासकर जो वहाँ के जो मंत्री हैं वो सुशासन बाबू के नाम से नीतीश कुमार जी जाने जाते हैं, लेकिन उन पर भी आरोप लगते जा रहे हैं। क्या उसको लेकर आपको लग रहा है कि जो नीतीश बाबू काम करना चाह रहे थे वो नहीं हो पा रहा है? नहीं, नीतीश बाबू अपना काम करते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी का एक सिस्टम है, वो अपने काम पे चलते हैं और उसमें किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। वो नहीं देखते हैं कि सामने कौन है, क्या है, जो भी काम उनका अपना होता है, जो अपने उनको तरीके होते हैं उसी तरीके से वो काम करते हैं, उसमें कहीं भी किसी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं। और पुराने वाले टाइम में और आज के टाइम में आप जो अंतर कह रहे हैं जी। तो पहले जो टाइम के लोग थे उनके साथ नीतीश जी का बहुत दिनों से काम कर रहे थे, बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन था, लोग एक दूसरे को आंख से ही समझ लेते थे कि लोग क्या चाहते हैं, एक दूसरे को उनकी क्या दिक्कतें थी, नीतीश बाबू अपना काम करते करते समझ लेते थे। अभी सिस्टम यह है कि आप कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर पा रहे हो, या फिर वो चीज़ आप चाहते हो करना किसी भी आदमी को, नीतीश बाबू के सिस्टम से बाहर है। आदरणीय नीतीश कुमार जी जिस सिस्टम से चलते हैं उस सिस्टम के साथ अगर आप काम करना चाहिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसमें दिक्कत क्या है? क्या केंद्र के जो नेतृत्व है उनको कहा नहीं जाता है जो आप ठीक चलिए, क्योंकि हमारे ये सबसे पुराने एलाइज हैं? ये तो केंद्र के लोग बता सकते हैं और वो बता सकते हैं कि क्या कहा जाता है अपने छोटे नेताओं। कई बार मैंने सुना है कि
कई बार डांट भी पड़ती है उन लोगों को कि ठीक से रहें, लेकिन उसके बाद भी किसी किसी को आप इतना बड़ा हो, जनतंत्र है, प्रजातंत्र है, और अंबेडकर साहब ने बोलने की आज़ादी दे रखी है, तो किसी को कुछ भी बोलने का मौका है, बोल सकते हैं इस प्रजातंत्र में। एक सवाल इससे जुड़ा हुआ है, जो चिराग पासवान को कहा जाता है, खुद वो बताते हैं कि मैं मोदी जी का हनुमान हूँ। तो कल परसों में एक सवाल आपके आरसीपी सिंह जी से पूछा गया था कि क्या आप नीतीश जी के हनुमान हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं रामचंद्र पासवान सिंह हूँ। तो रामचंद्र का मतलब आप समझ सकते हैं, मतलब वो हनुमान नहीं है नीतीश जी के। देखिए, मैंने तो जो देखा उसमें उन्होंने कहा कि मैं रामचंद्र हूँ, तो इसलिए मैं किसी का हनुमान नहीं हूँ। ये उनकी सोच है और उनकी समझ है, वो ज़्यादा बेटर बता सकते हैं कि उन्होंने ये बात क्यों कही। और अगर आप तो खुद चिराग पासवान जी खुद कहते हैं कि मैं हनुमान हूँ, तो अगर कोई नेता, मुझे अगर ये मिले मौका कि मैं नीतीश कुमार जी का हनुमान हूँ, तो मैं तो गर्वान्वित फील करूँगा अपने आप। हर्षवर्धन जी हनुमान हैं कि? मुझे अगर हनुमान अगर समझें आदरणीय नीतीश कुमार जी, तो मैं तो गर्वान्वित फील करूँगा अपने आप को। मुझे तो बड़ी खुशी होगी, मुझे लगेगा कि वाह, मुझे हनुमान कहा गया। हनुमान का मतलब होता है वो सेवक, महाराजा रामचंद्र का वो सेवक जो सिर्फ अपने राजा को, अपने राम को पहचानता हो, उसके लिए जीता हो, उसके लिए मरता हो। कुछ दिन पहले एक सवाल आया था कि जिस तरह से अभी महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस चल रहा है, वो बिहार में भी होने वाला था। क्या आपको लग रहा है कि ये होने वाला था या रोक दिया गया? समझ गए आप लोग? लगता है राजनीति करने वाले लोग समझते नहीं हैं बिहार को। हिंदुस्तान में राजनीति करना जब शुरू किया था, मतलब जब आंदोलनकारियों का जगह है बिहार, जब आंदोलन करने का सोचा था महात्मा गांधी ने, तो भितरवा आश्रम जाना पड़ा था। बिना बिहार के आंदोलन शुरू नहीं हुआ था। 74 के भी आंदोलन जब आई तो बिहार से ही शुरू हुई, जब प्रकाश नारायण को शुरू करना पड़ा। कोशिश तो बहुत की गई थी, लेकिन चला नहीं। नीतीश जी समझ गए, आप लोग समझ गए? नहीं, कहाँ महाराष्ट्र की राजनीति, कहाँ बिहार की राजनीति। बिहार का एक बच्चा भी बड़े बड़े नेताओं से ज़्यादा समझदार है राजनीति के मामले में महाराष्ट्र से। मैं तो महाराष्ट्र के लोगों से बहुत क्लोज हूँ और बहुत नज़दीक से मिलता हूँ। मेरा तो कुछ मतलब, मैं वहाँ के लोगों से, मेरा भी काम भी वहाँ चलता है, इसलिए मैं जानता हूँ महाराष्ट्र को बहुत नज़दीक से। राजनीति हमारे यहाँ का ब्लॉक स्तर का नेता को भी ज़्यादा समझ है वहाँ के बड़े बड़े नेताओं से। जेडीयू के कुछ नेता भाजपाई हो रहे हैं, ये सुना जा रहा है, आप लोग भी फील कर रहे हैं। कुछ को निकाला गया, कुछ को निकालने की तैयारी है, कुछ मंत्री भी ऐसे हैं। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। भाजपा के लोग भाजपा के हैं और जदयू के लोग जदयू के हैं। जदयू के लोग और भाजपा के लोग में कोई मतलब ही नहीं कि नेता निकालेगा। हाँ, कोई किसी का, अगर जो हमारा जेडीयू का लाइन है, जो जेडीयू का सिस्टम है, जेडीयू का लाइन है, उसको जो क्रॉस करता है उससे पूछा जाता है कि आप गलत कर रहे हैं। अगर वो नहीं मानता है तो निकाल दिया जाता है। ये तो सभी पार्टी में है। पार्टी लाइन से तो अलग चल रहा है, जिस कारण जो अलग चलेगा उसको अपना रास्ता देखेगा। पार्टी में है और आदरणीय नीतीश कुमार जी की पार्टी है, उनके बहुत मेहनत से इस पार्टी को बनाया है। इस पार्टी को यहाँ तक ले आए हैं कि पूरा देश उनकी जानता है इस पार्टी को, एक इज़्ज़त है। हम लोग उस पार्टी के पदाधिकारी होकर अपने आप को गर्वान्वित फील करते हैं। वैसे जगह पे अगर आप उस पार्टी के खिलाफ या उस पार्टी का कोई व्यक्ति अगर गलत करता हुआ दिखेगा तो उसको निकाला जाएगा। बीच में कुछ ऐसी बातें हुई थी और जो पार्टी है उसका कोऑर्डिनेशन थोड़ा गड़बड़ हो गया था, जिससे कहा जा रहा था कि ये सरकार टूटने जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं। क्या भाजपा के साथ 2024 या 25 कब तक? देखिए, पहले भी नहीं टूट रही थी, आप लोगों ने कहा टूट रही है, अब आप कह रहे हैं कि नहीं टूट रही है, तो भी हम ही लोग तो जो भी है आपकी सोच है, पत्रकारिता का सोच। अब आपके पास भी कुछ चाहिए मैटर कुछ लिखने के लिए कि बिहार सबसे हॉट, और आदरणीय नीतीश कुमार जी को पूरा देश समझता है, सुनता है। उनके बारे में कोई भी खबर होती है तो पूरा देश में व्यूज़ उनको बहुत मिलते हैं। और पत्रकारिता में को एक चाहिए आज के डेट में, खासकर जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आप लोगों का जो आया है, इसके बाद से तो व्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। पहले अखबार में लोग पढ़ते थे, सर्कुलेशन इम्पोर्टेंट था, आज व्यू इम्पोर्टेंट। तो व्यूज़ तो हम आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी मिलता है, तो क्या करिएगा, उनके बारे में कुछ 1990 से लेकर अभी तक देखा जाए तो बिहार की राजनीति लालू बनाम नीतीश के रूप में देखा गया। बीच में 15 साल इधर, 15 साल उधर, लेकिन 15 साल लोग जानते हैं
नीतीश जी की जो 15 साल में है उसमें काम जो पब्लिक जो कह रही है उसके हिसाब से है काम हुआ है, लेकिन नीतीश जी जितना काम करना चाहते थे हो सकता है कि गठबंधन की राजनीति के कारण वो नहीं कर पा रहे। नहीं, गठबंधन की बात देखिए, अगर आदरणीय नीतीश कुमार जी अकेले सरकार होती है तो बहुत सी चीज़ें, बहुत ताकत, बहुत दूसरी बात होती है, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है। और पहले के 15 साल और आज के 15 साल में ज़मीन आसमान का अंतर है। एक एक आदमी जानता है, एक एक बच्चा जानता है, पूरा देश जानता है, इसलिए बताने की ज़रूरत नहीं है। और एक ही बात को 10 बार हम बोलें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, सभी लोगों के दिमाग में, जहन में भरा हुआ है। अब का जो समय है, गठबंधन की कहीं ना कहीं मर्यादा तो होती ही है, हमारे सिस्टम्स को कहीं ना कहीं रोकता है। लेकिन नीतीश कुमार जी एक ऐसा बहाव है जिनको रोक पाना बहुत मुश्किल है। वो अपने रास्ते पे चलते हैं, कभी धीरे हो सकते हैं लेकिन रुक नहीं सकते हैं। आंख नहीं दिखाया जा सकता है, चाहे वो गठबंधन में अपनी पार्टी हो, सहयोगी हो। देखिए, आंख दिखाने का कोई मतलब नहीं है, सहयोग में और साथ चलने में आंख दिखाने का कोई मतलब नहीं। आंख दिखाना है तो सीधा आंख दिखाई, आंख दिखाना था तो हम लोग अलग भी लड़े हैं। आंख जब दिखाना, एक दूसरे को आंख दिखा सकते हैं तो अलग लड़े हैं, लेकिन जब साथ चलते हैं तो दिल से साथ चलते हैं। उनके तरफ से कोई गलती नहीं होती है, लेकिन वो अपने एक रास्ते बना रखे हैं जो डेवलपमेंट के हिसाब से, जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए बना रखा है, जो ज़मीन तक वन्य पर्यावरण के लिए जो स्पेशल चीज़ें उन्होंने इनके दिमाग में है, जो दुनिया में अपने आप में निराला है, वो सारी चीज़ें जब वो सोचते हैं, जब वो समझते हैं, तो उस पर अगर वो रास्ते पे चलते रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत होती है तो उनको तकलीफ़ ज़रूर होती है। लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात सर आपने कही, तो इसमें गृह मंत्रालय जो है नीतीश जी के पास में है, और अभी जो आप देख रहे हैं अग्रिम पथ को लेकर जो बवाल हुआ था, प्रदर्शन हुए थे, उसमें बीजेपी के नेता काफ़ी अपने को कमज़ोर महसूस कर रहे थे, वो उनका कहना है, और उनको सुरक्षा नहीं दी गई और नीतीश जी पर डायरेक्ट उन्होंने आरोप लगाया। देखिए, जब कभी कभी आपके यहाँ आदरणीय जायसवाल जी के घर पे और उनके संस्थान पे पथराव हुआ था, इस बात का दुख था। हुआ क्या था, केंद्र सरकार ने ये नियम लाया। बिहार के बारे में आप जानते हैं कि वहाँ सरकारी नौकरी लोग अपने आत्मा के साथ जोड़ के रखते हैं। सरकारी नौकरी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बच्चे जब पढ़ते हैं तो सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई करते हैं। उसमें कहीं कोई भी चीज़ बिना बताए आ जाए, बिना समझ के आ जाए, बिना कोई तैयारी के अगर आप लेके आते हैं, और उसके बाद मैंने अभी कहा कि आंदोलनकारियों का प्रदेश है वो, तो अगर बच्चे आक्रोशित हो गए, युवा आक्रोशित हो गए, तो उनको समझाने का समय है, उनसे बात करने का समय है, तो वो किसके पास खिलाफ जाएंगे? उनको लगता है केंद्र सरकार ने किया, उन्होंने तो जेडीयू के खिलाफ या आरजेडी से या किसी अलग अन्य प्रदेश के मंत्री से या किसी के साथ मिलकर बात किया नहीं। तो सीधा उनके भी दिमाग में, क्योंकि वो मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ के बच्चे भी सारी राजनीति और सब चीज़ को समझते हैं, उन लोगों को ये क्लियर कट समझ में आ गया कि ये बीजेपी ने किया है। तो बीजेपी के खिलाफ उन लोगों ने किया, हंगामा किया, और कहीं भी प्रशासन को समझ नहीं आता है कि आजकल आंदोलन में सीधा नेता के यहाँ पहुँच जाएंगे लोग। तो और नेता एक होते नहीं हैं, किसी पार्टी के हज़ारों लाखों नेता हैं, तो सबको एक साथ प्रोटेक्शन देना भी थोड़ा मुश्किल है। प्रोटेक्शन देते देते थोड़ा समय लग जाता है। तो क्या आप चाहते हैं कि अग्निपथ की जो योजना है उसको वापस होना चाहिए, चाहे उसका अमेंडमेंट होना चाहिए? देखिए, अग्निपथ योजना पर बात होनी चाहिए। अग्निपथ योजना पे सारे मुख्यमंत्रियों से बात होनी चाहिए, सारे लोगों से बात होनी चाहिए, युवा लोगों से बात होनी चाहिए। अगर वो सही है तो आप उसको बताइए लोगों को। बिना बताए आप एक रात में अगर कोई चीज़ लगाएंगे तो ऐसा ही आंदोलन होगा। तो इस आंदोलन से बचना है तो जनता के बीच जाइए। आप जनता के फ़ायदे का काम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि जनता को, और बीजेपी कह रही है कि ये बात लोगों को पता नहीं है चली कि ये उनके लिए कितने फ़ायदे का है। तो आपको बताना चाहिए पहले। जी बिल्कुल। जब आप बता देते, आपकी बात उनको समझ में आ जाती, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं थी, उसके बाद आप ले आते। लेकिन आप पहले इस तय तो करिए कि वो अच्छा है या बुरा। अमूमन पहले देखा जाता था कि इस तरह की जो योजनाएं लाई जाती थी, चाहे सरकार की तरफ कैबिनेट में फैसला होता था तो अपने सहयोगियों से बात की जाती थी, फिर अपोजिशन पार्टी से भी बात की जाती थी इतने बड़े योजना को लेकर। लेकिन अब ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है। यही कमी आपके कोऑर्डिनेशन में भी देखी पाई? नहीं, देखिए, मेरा कहना है कि किसी भी काम को, जैसे नीतीश कुमार जी ने जब लाया था शराबबंदी, तो एक दिन में उठ के शराबबंदी नहीं कर दिया था। वो चुनाव में घूम रहे थे, उन्होंने चारों तरफ देखा
एक माहौल देखा। औरतें उनके पास आती थीं, आकर महिलाएं कहती थी कि यहाँ हर घर में शराब बिक रहा है, बन रहा है, इसको बंद करिए। हमारे घर में सब्जी नहीं आता है, हमारा पति शराब पीकर उलट जाता है, हमारे घर में तक अगर खाना पानी और शराब, और मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी के जेहन में आए, और जेहन में आने के बाद उन्होंने सबसे बात किया, बीजेपी से भी बात किया, विपक्ष को से भी बात किया। उस समय जब उन्होंने लगाया था तो बीजेपी साथ नहीं थी, बीजेपी खिलाफ थी। उसके बाद बीजेपी के लोगों ने भी मांग किया था इसको लगाने का। सुशील कुमार मोदी उस समय थे, हाँ, सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि नहीं लगना चाहिए, सब लोगों ने मांग किया, सब लोग मिलके किए, बंद हो गया, लगाया। लेकिन अब तो वो मजाक मना रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कोई ज़रूरत नहीं थी, रेवेन्यू कम हो गया इससे। हमारा रेवेन्यू तो कम नहीं हुआ, कभी भी देख लीजिए, हमारा तो हर साल रेवेन्यू बढ़ा है। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि उनकी बात में, अगर देखिए कोई अगर आपका शिकायत या बड़ाई करना चाहता है तो पहले जाए, पहले देखें, आंकड़ों पे जाए। आंकड़ा नहीं देख के आप कुछ भी बोलना चाहते हैं तो जुबान, तो मैंने अभी कहा ना कि आज़ादी मिली है जुबा बोलने की, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। बीजेपी के जो गार्जियन है, केंद्रीय जो नेतृत्व है, उससे जेडीयू क्या कहना चाहेगी अपने स्टेट जो बीजेपी के लीडर है उनके लिए? देखिए जेडीयू क्या बोलेगी, जेडीयू अपने काम को कर रही है, नीतीश कुमार जी अपने काम को कर रहे हैं। कभी भी हमने ऊपर से किसी को नहीं देखा है कि ऊपर से कोई बात हुई हो, जो शीर्ष नेता जो आप बोल रहे हैं वहाँ से कोई रोक करने की बात नहीं है। कोई को अपना फ़ायदा और अपने घाटा के हिसाब से बहुत बार लोगों को लगता है कि सरकार हमारे सहयोग से चल रही है तो मेरे भी मन का चले, लेकिन सरकार आपके और मेरे मन से नहीं चलती है। सरकार चलती है कार्य पे, सरकार चलती है सही दिशा में। सरकार अगर दिशा सबके मन से घूमने लगे तो सरकार के रास्ते बदल जाएंगे। सरकार जैसे रोड की तरह है, उस पर आपको चलना है, ना कि सरकार गाड़ी के हिसाब से रोड बनाने लगे तब तो चारों तरफ गाड़ी वहीं खड़ी रह जाएंगी, फंस जाएंगी। सहयोग जितना देना चाहिए उतना देना ही चाहिए ना। सहयोग देखिए, सहयोग तो देखिए, राजनीति में सबसे बड़ा बात है कि सब कोई अपनी अपनी चीज़ों को समझना चाहते हैं कि मुझे क्या मिला, जबकि राजनीति कभी भी अब मुझे क्या मिला इसके लिए नहीं है, मैंने क्या दिया इसके लिए है। राजनीति करने जब हम और आप आते हैं तो ये सोच कर आते हैं। मैं भी एक अच्छे परिवार से आता हूँ, तो मैंने सब चीज़ छोड़ा है राजनीति के लिए, अपना समय देता हूँ राजनीति के लिए। वैसे सभी लोग आते हैं इसी के लिए, लेकिन जब हम ये सोचने लगें कि मुझे क्या मिला, तब राजनीति में गड़बड़ी आती है। राजनीति में फ़ायदा तभी है जब, और समाज के लिए आगे आप तभी काम कर सकते हैं और लोग भी काम कर सकते हैं जब ये सोचे कि मैंने क्या किया। तो जब आप काम करने पर आगे आते हैं तो उसकी वैल्यू अलग होती है, फिर वो कोऑर्डिनेशन और इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब अपने बारे में आप नहीं सोचते हैं, जब समाज के बारे में सोचते हैं तो दुनिया बदल जाती है। जी, पहले देखा गया कि बीच में आप आरजेडी के साथ भी सरकार बनाए, कांग्रेस भी थी उसमें, क्या ऐसी कोई संभावना दिखाई पड़ी है? बीच में तो बहुत हल्ला हुआ था कि आप कुछ सरकार बनाने की बात चल रही है। मैंने अभी आपको कहा कि ऊपर लेवल पे कोई गड़बड़ी नहीं है, तो हम क्यों किसी और ऑप्शंस को सोचें। जब नीतीश कुमार जी को जो जिस रास्ते पे चलते हैं उस रास्ते को रोका जाएगा, नहीं किया जाएगा, उनके मन की बात नहीं होती है, तब वो जाते हैं। अभी तो चल रहा है, कभी रुकावट हो सकती है बट चल रहा है उनकी। मतलब रुकावट होगी तो जरूर कुछ विचार किया जाएगा। नहीं, विचार इस पर अभी कोई विचार का कोई मतलब तो मुझे तो नहीं लगता है। मुझे नहीं समझ में आता है किस तरह की कोई बात है या फिलहाल कुछ नहीं है। मुझे फिलहाल कुछ नहीं, मुझे मेरे समझ से कुछ नहीं। जी बिल्कुल। दूसरी बात अब आता है, जातीय जनगणना को लेकर काफ़ी देखा गया और इसमें नीतीश जी काफ़ी आगे रहे, नेतृत्व किया उन्होंने, आरजेडी का समर्थन लिया, बाकी ऑल पार्टी भी उनको समर्थन दिया है। कितनी ज़रूरत है जातीय जनगणना? बहुत ज़रूरत है उसकी। जातीय जनगणना की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस देश में आरक्षण लगा हुआ है, आरक्षण मिलता है लोगों के लिए, आरक्षण पे लोग नौकरी पा रहे हैं सब। और मुझे ये पता ही नहीं है कि किस जाति का कितना आरक्षण, तो जाति पे मिल रहा है, जनगणना जाति पे हो ही नहीं रहा है। मुझे पता ही नहीं कि जाति कितनी है और कितने जाति के फॉरवर्ड हैं, कितने फॉरवर्ड हैं, कितने बैकवर्ड हैं। यहाँ तक कि नीतीश कुमार जी ने तो इस बार बहुत अच्छा किया है कि हर जाति में फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो, गरीब भी साथ में लिखा जाएगा कि बैकवर्ड का ये गरीब है, फॉरवर्ड का ये गरीब है। तो गरीबी को भी आर्थिक आधार आर्थिक भी जोड़ा जाएगा।
इसमें, तो ये बहुत बड़ी बात है। एक एक लोगों तक, जो निचले स्तर के लोगों तक हैं, उनके तक आरक्षण और उनके तक उनको बढ़ाने के लिए, उनको आगे ले आने के लिए, सबसे नीचे स्तर के लोगों को ऊपर लाने के बारे में सोचा है नीतीश कुमार जी ने, इसलिए जातीय जनगणना वो चाहते हैं। इंदिरा गांधी ने भी जातीय जनगणना किया था, लेकिन उसको ओपन नहीं किया गया। इसके बाद ये सरकार भी आई, इन्होंने भी कहा था कि हम करवाएंगे, लेकिन नीतीश जी को आगे बढ़ना पड़ा। उसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की, लेकिन केंद्र सरकार ने भी सपोर्ट नहीं किया। आखिर क्यों? इसलिए मैं इसको नहीं मानता हूँ। मैं कहता हूँ कि आदमी को आत्मशक्ति, आत्मबल चाहिए इसको करने के लिए। नीतीश कुमार जी ने दिखाया। नीतीश कुमार जी ने इस देश में जब से वो मुख्यमंत्री हुए हैं, हर चीज़ उन्होंने जो शुरू किया है, बाकी कई प्रदेशों ने उसको शुरू किया है। उन्होंने जिस तरह से जन जीवन हरियाली का काम किया, आपने देखा होगा, हर घर नल का जल दिया। जिस तरह से उन्होंने हर घर बिजली दी, हर छोटे छोटे टोले तक को रोड दिया, इसको लेकर पूरा देश चल रहा है। हर घर बिजली, अब सब लोग बिजली, उसके बाद जब उन्होंने शुरू कर दिया, 2014 में ही उन्होंने शुरू कर दिया था, तो उसके बाद लोग लाए। तो कई चीज़ें तो केंद्र सरकार और अन्य प्रदेश के लोग उनसे सीखते हैं, तो ये भी एक नया चीज़ है। उनका तो हमेशा नया काम करने का आदत है। अंतिम सवाल एक, बिहार में काम हुए हैं, ये तो सब मान रहा है इस बात को, लेकिन जितना नीतीश जी सोच कर आए थे कि हम 15 साल में इतना कर देंगे, उतना नहीं हो पा रहा है। क्या क्या सपनाएं हैं और क्या क्या आगे करने वाले हैं जेडीयू की सरकार अपनी? देखिए, नीतीश जी का सपना है बहुत आगे इस देश को बिहार को ले जाने का, देश के जो अव्वल जो बड़े स्टेट्स हैं उसके बराबर तक पहुंचाने का, या उससे भी ऊपर ले जाने का। इसीलिए उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा मांगा था, क्योंकि हमारे पास न माइंस है, न मिनरल्स है, न सी है, बहुत सी चीज़ें नहीं हैं जो मेरे पास नहीं थी। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो जो हमारे यहाँ व्यापारी आते, मेरे यहाँ बिजनेसमैन लोग अपना इंडस्ट्री लगाते, उनको इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी में फ़ायदा होता, तो हमारे यहाँ लगाते। मेरे पास मैन पावर है जो बाहर जाके विदेशों में और देश के बड़े अलग कोने में काम करता है, वो मैन पावर इस्तेमाल होता और हमारा प्रदेश देश का सबसे ऊपर चला जाता है। थोड़ा रेवेन्यू का प्रॉब्लम है प्रदेश को भी, हमारे को भी, तो वो चीज़ें कम होती हैं। जो हमारा रिसोर्सेज है उसमें बेस्ट कर रहा है बिहार, बेस्ट कर रहा है। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता, डबल इंजन की सरकार ये सरकार कहती है, केंद्र सरकार है, तो जब अब विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो आगे कम मिलेगा, क्योंकि बीजेपी आपके साथ है, जेडीयू तो है ही। देखिए, विशेष राज्य का दर्जा का कुछ मानक वो लोग पूरे कहते हैं। मैंने उसी समय भी कहा था, मैंने अपने, ये मेरा सोच है, ना कि मेरे प्रदेश का, कि भैया आपको लगता है कि जो स्टेट कमज़ोर है, आपको लगता है कि वो बहुत सी चीज़ मानकों में नहीं पूरा कर रही है, तो आप उसको एक सीमित टाइम के लिए दे दीजिए, 20 साल के लिए दे दीजिए, कि आप सिर्फ 15 साल या 20 साल के लिए आपको 20 ईयर्स के लिए दिया जाता है। जब वो ऊंचले स्तर पे आके खड़ी हो जाए फिर आप ले लीजिए। तो टाइम बाउंड तो कुछ तो आप करिएगा ना उस प्रदेशों को जिसके पास माइन, मिनरल, सी कुछ भी नहीं है। और आप अगर आप विशेष पैकेज देते हैं तो विशेष पैकेज से रोड बन सकता है, घर बन सकता है, बट कोई इंडस्ट्रिस्ट आके वहाँ पे बिजनेस क्यों करेगा? हमारी नौकरी क्यों लगे? हमारे जो मैन पावर हैं, जो बेस्ट स्किल मजदूर या लोगों को कहिए, जितने स्टाफ्स हैं वो बाहर जाके काम करते हैं, सुपरवाइज़र में काम कर रहे हैं, मजदूर में काम कर रहे हैं, ऑफिसर्स में काम कर रहे हैं, तो उनका इस्तेमाल नहीं हो पाया हमारे प्रदेश में। हमारे प्रदेश में अगर ये इस्तेमाल हो पाता तो हमारा प्रदेश, अगर हम अपने स्किल्ड लेबर्स को, स्किल्ड लोगों को रोक पाते, तो हमारा प्रदेश आज देश का सबसे ऊंचा और सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल मजबूत प्रदेश होता बिहार। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।